चैप्टर 25 आधा बच्चा आधा जंगली। चट्टान पर हुई दुखद घटना के बाद से 5 बरसातें बीत चुकी थीं। 5 साल तक लहरें गरजती रहीं और समुद्री चिड़ियां उस आकृति के इर्द गिर्द रोती रहीं जिसके जादू ने लेगून के पार एक रहस्यमय अवरोध खड़ा कर दिया था। बच्चे कभी भी पुरानी जगह पर वापस नहीं लौटे थे। वे पूरी तरह से द्वीप और जंगल के पीछे ही रहे थे। लेगून एक निश्चित बिंदु तक और चट्टान एक काफी विस्तृत और काफी सुंदर दुनिया, लेकिन सभ्यता से मदद के मामले में एक निराशाजनक दुनिया। क्योंकि वर्षों के दौरान द्वीप पर आने वाले कुछ जहाजों में से कितने लेगून या जंगल का पता लगाने गए थे? शायद एक भी नहीं। कभी कभी डिक नाव में बैठकर उस पुरानी जगह पर जाता था, लेकिन एमिलिन उसके साथ जाने से मना कर देती थी। वह मुख्य रूप से केले लेने जाता था, क्योंकि पूरे द्वीप पर केले के पेड़ों का सिर्फ एक झुंड था। वह जंगल में पानी के स्रोत के पास, जहां पुरानी हरी खोपड़ियां मिली थीं, और छोटा बैरल। वह चट्टान पर हुई घटना से कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई थी। उसे कुछ दिखाया गया था जिसका अर्थ वह स्पष्ट रूप से समझती थी, और इसने उसे उस जगह के प्रति भय और आतंक से भर दिया था जहां ये हुआ था। डिक बिल्कुल अलग था। वह पहले तो काफी डरा हुआ था, लेकिन समय के साथ यह भावना खत्म हो गई। डिक ने 5 सालों में लगातार 3 घर बनाए थे। उसने तारों का एक टुकड़ा और शकरकंद का एक और टुकड़ा लगाया था। वह चट्टान पर 2 मील की दूरी पर हर तालाब और उनके निवासियों के रूपों को जानता था, और हालांकि वह वहां पाए जाने वाले जीवों के नाम नहीं जानता था, उसने उनकी आदतों का गहन अध्ययन किया। इन 5 वर्षों के दौरान उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक चीजें देखी थीं। एक व्हेल और 2 थ्रशेस के बीच चट्टान के बाहर हुई लड़ाई, जो 1 घंटे तक चली और टूटती लहरों को खून से रंग दिया, से लेकर असाधारण रूप से भारी वर्षा के कारण ताजे पानी से लेगून में मछलियों का जहर हो जाना। वह द्वीप के पीछे के जंगलों को दिल से जानता था, और वहां रहने वाले जीवों के रूपों को भी जानता था। तितलियां, पतंगे, पक्षी, छिपकलियां और अजीबोगरीब आकार के कीड़े, असाधारण ऑर्किड, कुछ गंदे दिखने वाले, भ्रष्टाचार की छवि, कुछ सुंदर और सभी अजीब। उसे खरबूजे और अमरूद और ब्रेड फ्रूट, ताहिती का लाल सेब और बढ़िया ब्राजीलियाई बेर, भरपूर मात्रा में तारों और 1 दर्जन अन्य अच्छी चीजें मिली, लेकिन केले नहीं थे। इससे वह कभी कभी दुखी हो जाता था, क्योंकि वह इंसान था। यद्यपि एमिलिन ने कोको से डिक के बारे में पूछा था, लेकिन ये केवल बातचीत के लिए की गई टिप्पणी थी, क्योंकि वह पेड़ों के बीच में पड़ी छोटी सी बेत की छड़ में उसकी आवाज सुन सकती थी। कुछ ही मिनटों में वह अपने पीछे 2 बेत घसीटता हुआ आया, जिसे उसने अभी अभी काटा था, और अपनी नंगी बांह से माथे से पसीना पोंछ रहा था। उसने एक पुरानी पतलून पहन रखी थी, शेनंडो से बहुत पहले बचाए गए ट्रक का हिस्सा, और कुछ नहीं, और वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से देखने और विचार करने लायक था। भूरे बालों वाला और लंबा, 16 की बजाय 17 साल का लग रहा था, बेचैन और साहसी चेहरे वाला, आधा बच्चा, आधा आदमी, आधा सभ्य और आधा जंगली। वह जंगली जीवन के 5 सालों में आगे बढ़ा और पीछे भी गिरा। वह एमिलिन के पास बैठ गया, बेंतों को अपने पास फेंका, पुराने कसाई के चाकू की धार आजमाई जिससे उसने उन्हें काटा था, फिर एक बेत को अपने घुटने पर रखकर उसने उसे छीलना शुरू कर दिया। तुम क्या बना रहे हो? एमिलिन ने पक्षी को छोड़ते हुए पूछा, जो आटू की एक शाखा में उड़ गया और गहरे हरे रंग के बीच एक नीले बिंदु की तरह वहां आराम करने लगा। मछली भाला, डिक ने उत्तर दिया। बिना चुप रहे, वह शायद ही कभी शब्दों को बर्बाद करता। उसके लिए जीवन पूरी तरह से व्यवसाय था। वह एमिलिन से बात करता, लेकिन हमेशा छोटे वाक्यों में, और उसने निर्जीव चीजों से बात करने की आदत बना ली थी, चाहे वह मछली का भाला बना रहा हो या नारियल से बना कटोरा। एमिलिन के लिए बचपन में भी वह कभी बातूनी नहीं रही। उसके व्यक्तित्व में कुछ रहस्यमय था, कुछ गुप्त। उसका मन गोधूली में आधा डूबा हुआ लगता था। हालांकि वह कम बोलती थी, और हालांकि उनकी बातचीत का विषय लगभग पूरी तरह से भौतिक और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों से संबंधित था, उसका मन अमूर्त क्षेत्रों और कल्पनाओं और सपनों की भूमि में भटकता था। उसने वहां क्या पाया, यह कोई नहीं जानता था, कम से कम शायद खुद वह भी नहीं। डिक के लिए
वो कभी कभी अपने आप से बातें करता और बुदबुदाता था, जैसे कि वह किसी स्वप्न में खोया हुआ हो, लेकिन अगर आप उसके शब्दों को पकड़ते तो आप पाते कि वे किसी अमूर्त चीज का नहीं, बल्कि उसके हाथ में मौजूद किसी छोटी सी बात का जिक्र कर रहे थे। वह पूरी तरह से उस पल में बंधा हुआ लगता था और अतीत को पूरी तरह से भूल चुका था, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। फिर भी उसके पास चिंतनशील मूड था। वह घंटों तक चट्टान के तालाब पर अपना चेहरा टिकाए रहता, वहां दिखने वाले अजीबोगरीब जीवन रूपों को देखता रहता, या जंगल में पत्थर की तरह स्थिर बैठा रहता, पक्षियों और तेजी से फिसलने वाली छिपकलियों को देखता रहता। पक्षी इतने करीब आ जाते कि वो उन्हें आसानी से गिरा सकता था, लेकिन उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई या जंगल के जंगली जीवन में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। द्वीप, लेगून और चट्टान उसके लिए एक महान चित्र पुस्तक के 3 खंड थे, जैसे वे एमिलिन के लिए थे, यद्यपि एक अलग तरीके से। इन सब का रंग और सुंदरता उसकी आत्मा में किसी रहस्यमयी इच्छा को जगाती थी। उसका जीवन एक लंबा स्वप्न था, एक सुंदर दृष्टि छायाओं से त्रस्त, सभी नीले और रंगीन स्थानों के पार, जिसका मतलब था कि महीने और साल वह अभी भी एक कांच की तरह धुंधले ढंग से नॉर्थम्बरलैंड देख सकती थी, कोहरे की जंगली पृष्ठभूमि के खिलाफ धुआं उड़ाते हुए। उसके चाचा का चेहरा, बोस्टन, एक तूफान से परे एक अस्पष्ट और अंधेरा चित्र, और पास में चट्टान पर वह दुखद रूप जो अभी भी उसके सपनों को बुरी तरह से सताता है। लेकिन उसने कभी डिक से इन चीजों के बारे में बात नहीं की। इन बातों से उसके अंदर हमेशा एक अस्पष्ट भय बना रहता था, डिक को खोने का भय। मिसेज स्टेनार्ड, उसके चाचा, बोस्टन में उसके परिचित मंदबुद्धि लोग, सभी उसके जीवन से एक सपने और छाया की तरह चले गए थे। दूसरा भी, सबसे भयानक रूप से, क्या होगा अगर डिक भी उससे दूर हो जाए? ये भयावह परेशानी उसके साथ लंबे समय से थी। कुछ महीने पहले तक यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत और स्वार्थी थी, अकेले छोड़े जाने का डर। लेकिन हाल ही में ये बदल गया था और अधिक तीव्र हो गया था। डिक उसकी नज़र में बदल गया था और अब डर उसके लिए था। उसका अपना व्यक्तित्व अचानक और अजीब तरह से उसके व्यक्तित्व में विलीन हो गया था। उसके बिना जीवन की कल्पना करना अकल्पनीय था, फिर भी परेशानी बनी रही, एक खतरा जो नीले आसमान में था। कुछ दिन तो ये दूसरों से भी बदतर होता। उदाहरण के लिए, आज ये कल से भी बदतर था, मानो रात में कोई खतरा उनके करीब आ गया हो। फिर भी आसमान और समुद्र बेदाग थे, सूरज पेड़ और फूल पर चमक रहा था, पश्चिमी हवा दूर की चट्टान की धुन को लोरी की तरह ला रही थी। खतरे या अविश्वास की जरूरत का कोई संकेत नहीं था। अंततः डिक ने अपना भाला खत्म किया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? एमिलिन ने पूछा। चट्टान, उसने जवाब दिया। ज्वार उतर रहा है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने कहा। वह घर में गया और कीमती चाकू को छिपा दिया। फिर वह बाहर आया, एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में आधा फैदम बेल थी। बेल का उद्देश्य था कि अगर मछलियां बड़ी हों तो उन्हें बांधा जा सके। वह घास के मैदान से होते हुए लेगून की ओर चला गया, जहां नाव किनारे के पास खड़ी थी और नर्म मिट्टी में गाड़े गए खंभे से बंधी हुई थी। एमिलिन उसमें सवार हुई और उसने नाव को आगे बढ़ाया। ज्वार कम हो रहा था। मैंने कहा है कि यहाँ की चट्टान किनारे से बहुत दूर है। लेगून इतना उथला था कि कम ज्वार के समय कोई भी व्यक्ति लगभग सीधे उसके पार जा सकता था। अगर यहाँ वहाँ गड्ढे न होते, 10-10 फीट के जाल और सड़े हुए मूंगे के बड़े बिस्तर, जिनमें कोई व्यक्ति झाड़ियों की तरह डूब जाता, बिच्छू बूटी के बिस्तर की तरह चुभने वाले बिच्छू बूटी के बारे में तो कहना ही क्या। वहाँ अन्य खतरे भी थे। उष्णकटिबंधीय उथले पानी जीवन और मृत्यु के रास्ते में जंगली आश्चर्यों से भरे हुए हैं। डिक ने बहुत पहले ही लेगून की आवाज़ों को अपनी याददाश्त में दर्ज कर लिया था, और यह सौभाग्य की बात थी कि उसके पास स्थान का विशेष ज्ञान था जो शिकारी और जंगली दोनों के लिए मुख्य स्टैंड बाय है, क्योंकि पसलियों में मूंगे की स्थिति के कारण तट के किनारे से चट्टान तक का पानी गलियों में बहता था। इनमें से केवल 2 गलियां तट के किनारे से चट्टान तक एक स्पष्ट, उचित रास्ता देती थीं। यदि आप अन्य गलियां मानते, यहाँ तक कि इतनी उथली नाव में भी जैसे कि डिंगी, तो आप खुद को आधे रास्ते में फंसा हुआ पाते, जब तक कि वास्तव में ये वसंत ज्वार न हो।
आधे रास्ते में बैरियर पर सर्फ की आवाज तेज हो गई और हवा में सीगल की चिरस्थायी और नीरस चीख सुनाई देने लगी। यहाँ पर सुनसान था और पीछे देखने पर लगा कि किनारा बहुत दूर है। चट्टान पर तो और भी ज्यादा अकेलापन था। डिक ने नाव को मूंगे के एक उभार से बांध दिया और एमिलिन को उतरने में मदद की। सूरज पश्चिम की ओर धीरे धीरे ढल रहा था। ज्वार लगभग आधा हो चुका था और पानी के बड़े बड़े तालाब सूरज की रोशनी में चमकती हुई ढालों की तरह चमक रहे थे। डिक अपने कीमती भाले को अपने पास रखकर मूंगे के एक किनारे पर शांति से बैठ गया और अपने एकमात्र वस्त्र को उतारने लगा। एमिलिन ने अपना सिर घुमाया और दूर के किनारे पर विचार किया, जो वास्तविकता से 3 गुना दूर लग रहा था। जब उसने फिर से अपना सिर घुमाया तो वह सर्फ के किनारे पर दौड़ रहा था। वह और उसका भाला स्पिंड्रिफ्ट और चमकदार झाग के खिलाफ एक क्रूर तस्वीर बना रहा था और पृष्ठभूमि की सामान्य वीरानी के साथ अच्छी तरह से मेल खाता था। उसने उसे लेटे हुए और मूंगे के एक टुकड़े से चिपके हुए देखा, जबकि सर्फ उसके चारों ओर और उसके ऊपर से गुजर रहा था, और फिर उठकर एक कुत्ते की तरह खुद को हिलाता हुआ और अपने उछलकूद का पीछा करता हुआ उसका पूरा शरीर गीलेपन से चमक रहा था। कभी कभी हवा में एक चीख की आवाज आती, जो समुद्र की लहरों की आवाज और सीगल की चीख के साथ मिल जाती, और वो उसे अपना भाला तालाब में डालते हुए देखती, और अगले ही पल भाला ऊपर उठा हुआ होता और उसके सिरे पर कुछ चमकता हुआ संघर्ष करता हुआ दिखाई देता। वो यहाँ चट्टान पर बिल्कुल अलग था, जैसा कि वह किनारे पर था। यहाँ के आसपास के वातावरण में उसके अंदर की सारी क्रूरताएं उभर कर सामने आ रही थीं, एक चौंकाने वाले तरीके से, और वह सिर्फ मारने के आनंद के लिए मारता था, और जितनी मछलियां संभवतः इस्तेमाल की जा सकती थीं, उससे कहीं ज्यादा मछलियों को नष्ट कर देता था।